Assalamualaikum. Hope you are students are fine. आज हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को थोड़ा डिस्कस करेंगे, बल्कि डिटेल में डिस्कस करेंगे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया काफ़ी कंफ्यूजिंग सी चीज़ है स्टूडेंट अमंग स्टूडेंट्स। तो इसको ये कितनी टाइप्स का होता है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी तरह एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और मैस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस आज के टॉपिक में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इनकी एक दो एग्जांपल्स उनको डिस्कस करेंगे। मे बी वो थोड़ा सा लेंथी हो और वो दूसरे लेक्चर में हम उसे डिवाइड कर लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक जो है ना वो आज हम अपना कंप्लीट कर लें। और ये किस तरह इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बेसिकली आपने देखा होगा आमतौर पे बॉडीज़ दो तरह की होती हैं। कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं कि उनकी जो मैस डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, यानी कि उनका मैस प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होता, या तो कम्प्लेक्स इतना होता है कि उसको डिफाइन किया नहीं जा पाता, या फिर वो गिवन ही नहीं होता। तो जहाँ पर ये कम्प्लेक्सिटी मैथ्स की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से आए या उसको प्रॉपरली डिफाइन करने के हवाले से आए, तो ऐसे केसेस में जो बॉडीज़ में जो चीज़ एक चीज़ डिफाइन की जाती है ना, उसको सेंट्रॉयड एक्सिस बोला जाता है। तो जिन बॉडीज़ का मैस प्रॉपरली डिफाइंड ना हो कि उसका मैस क्या बनता है और कहाँ पर कैसा है, ठीक है, तो उस उन ऐसी बॉडीज़ में सेंट्रॉयड एक्सिस जो है ना उसको असाइन किया जाता है कि उसका सेंट्रॉयड एक्सिस क्या है। और दूसरी तरह की बॉडीज़ जो है ना वो ऐसी हैं जिनमें मैस जो है ना प्रॉपरली डिफाइंड हुआ होता है। जिन बॉडीज़ में मैस प्रॉपरली डिफाइंड होता है उन बॉडीज़ को उन बॉडीज़ में हम एक टर्म यूज़ करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो उनको उन बॉडीज़ में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना वो टर्म ज़्यादा डिफ़ाइन की जाती है कि वो टोटल ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस जो है ना वो एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा होता है और हमें एक सेंटर मिल जाता है उसका बॉडी का पूरा, जहाँ पर उसकी सारा जो है ना वेट एक्ट कर रहा होता है बेसिकली। तो जिन बॉडीज़ में प्रॉपरली मैस डिफाइंड होता है उनमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और जिनमें डिफाइंड नहीं होता मैस, ठीक है, उनमें से ऐसी बॉडीज़ में सिर्फ एरिया डिफाइन होगा, लेंथ डिफाइन होगी या वॉल्यूम डिफाइन होगा। ज़्यादातर वो टू डायमेंशनल केसेस में डील करते हैं, ठीक है। तो जिनमें मैस डिफाइंड नहीं है उन बॉडीज़ को हम सेंट्रॉयडल एक्सिस या सेंट्रॉयड एक्सिस के साथ जो है ना वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैस नॉट डिफाइंड, ये सेंट्रॉयड एक्सिस जो है ना इन बॉडीज़ में यूज़ किया जाता है। और अगर मैस प्रॉपरली डिफाइन हुआ हो तो ऐसी बॉडीज़ में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो टर्म यूज़ करते हैं ऐसी बॉडीज़ के लिए। तो इसी इन्हीं दो टर्म्स के अकॉर्डिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना बॉडीज़ का वो दो तरह का बन जाता है, ठीक है। क्योंकि एक बॉडी ये जिनमें मैस डिफाइन नहीं होता, इनमें हम सिर्फ एरिया
जो है ना वो डिफाइन हो पाता है, ठीक है। तो और दूसरे में मैस डिफाइन हुआ होता है, ठीक है। तो जो पहली कैटेगरी है जिनमें मैस डिफाइन नहीं हुआ होता, सिर्फ एरिया होता है, उनको हम एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से ऐसी बॉडीज़ में वो डील करते हैं। और सेकंड जो केस है, जिन बॉडीज़ में मैस प्रॉपरली डिफाइन हुआ होता है, उन बॉडीज़ में वो मैस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना, इन टर्म से हम रिकॉल करते हैं और डिफाइन करते हैं ऐसी बॉडीज़ को। और इनको एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को इसी तरह एक और नाम से भी पहचाना जाता है, सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया के नाम से। इसी तरह मैस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को भी सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया के नाम से हम पहचानते हैं। इनको थोड़ा सा कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और मैस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है, कोई भी रैंडमली सी बॉडी है, ठीक है। और इस बॉडी का हमारे पास बेसिकली मैस प्रॉपरली डिफाइन नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस बॉडी का में एक स्मॉल सा ये एक स्ट्रिप लाइक एलिमेंट है, जिसका हमारे पास एरिया जो है ना ये सिर्फ मौजूद है, ठीक है। तो लेकिन हम इस बॉडी के ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, डी ए, ये जो स्ट्रिप में है, जिसको मैंने डैश लाइन के साथ किया है, ठीक है, इस डी ए एलिमेंट का हम अगर मूवमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करें अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, अबाउट दिस गिवन एक्सिस, ठीक है, तो वो डेट विल बी इक्वल टू डी ए मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मूवमेंट यही होता है ना, जैसे आमतौर पे फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है अबाउट द पिवट एक्सिस, जिसके अबाउट रोटेशन आपने देखनी है। अगर फॉर एग्जांपल हमने इस एक्स एक्सिस जो है ना, एक्स एक्स ये वाला जो हमारे पास है, इसके अबाउट डी ए का मूवमेंट लेना है, ठीक है, तो डी ए मल्टीप्लाइड बाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट्स सपोज हम इसे वाई कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, तो मोमेंट की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, डी ए मल्टीप्लाइड बाई वाई, दैट विल बी इक्वल टू जो हमने पहला मोमेंट लेने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया विल बी इक्वल टू एरिया किस कौन से वाले एरिया का मोमेंट, ये जो डी ए है हमारा, ठीक है, डी ए अबाउट एक्स एक्सिस, will be equal to y perpendicular distance multiplied by dA, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया होगा। और इसी तरह हम इसका सेकंड मोमेंट अगर दोबारा एक और मोमेंट ले लें, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया
विच विल बी इक्वल टू, मतलब ये जो एरिया है इसको फिर मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस करें, वाई डी ए मल्टीप्लाइड बाय वाई विच विल बी इक्वल टू वाई स्क्वेयर डी ए। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। तो इसी, ये जो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया होता है इसी को बेसिकली हम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, हमने फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया लिया, फिर उसको दोबारा सेकंड मोमेंट लिया, तो वाई स्क्वेयर डी ए हमारे पास आ गया। तो इसको सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया या एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो ये बेसिकली डी ए एलिमेंट, जो स्मॉल सा एक एलिमेंट है जिसका एरिया डी ए है, ये उसका सेकंड मोमेंट हमने निकाला है। ठीक है, तो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया जो है ना, ये इसकी वैल्यू कंप्यूट की है। तो फॉर एग्जांपल हम सारे पूरे के पूरे एरिया जो ये वाला है, इस एरिया का हम सेकंड मोमेंट लेना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली जो कंप्लीट होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ वाई स्क्वेयर डी ए। ठीक है, वो तमाम जो एरियाज आएंगे वो इस इंटेग्रल के अंदर आ जाएंगे। तो हमारे पास ये जो है ना पूरा एरिया का सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया का ये एक रिलेशन डिराइव हो गया, जिसको एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो इसकी मज़ीद डिटेल्स अभी हम आगे फर्दर अभी करेंगे। अभी मैं जस्ट इन जनरल टू टाइप्स जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की है ना, इसको कंप्लीट करता हूँ, और फिर इसके बाद हम डिटेल में इसका इंशाल्लाह वो डेरिवेशन देखते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये हमने एक पहली टाइप इसकी की थी, ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और सेकंड हमने बात की थी मैस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसी बॉडीज़ जिनका मैस प्रॉपरली डिफाइंड होता है। ठीक है, तो इनकी बॉडीज़ की भी थोड़ी सी हम वो वैल्यूज़ जो है ना वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा करते हैं, एक बॉडी एक और लेते कंसीडर करते हैं, ठीक है, कोई भी रैंडमली सी बॉडी, ठीक है, और इस बॉडी का लेकिन हमारे पास जो है वो मैस हमें मालूम है। ठीक है, मैस प्रॉपर्ली डिफाइन है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक स्मॉल सा एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसका मैस डी एम है। इसका हम जो मोमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज वो इस एक्सिस, एक कोई एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसके अबाउट जो है मोमेंट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसी तरह फर्स्ट मोमेंट ऑफ मैस डेल्टा एम, ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू डी एम मल्टीप्लाइड बाय ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेट्स सपोज हम इसको आर के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आर डी एम के बराबर रिलेशन आ गया। इसी तरह सेकंड मूवमेंट अगर हम लें, सेकंड मूवमेंट ऑफ मैस, तो एक और आर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी के साथ, ठीक है, आर डी एम मल्टीप्लाइड बाय आर। ठीक है, तो हमारे पास ये सेकंड मूवमेंट ऑफ मैस आ जाएगा,
सेकंड मोमेंट ऑफ मास, यहाँ पे हमने एक गलत चीज़ लिखी है। यहाँ पर मास आएगा। तो सेकंड मोमेंट ऑफ मास जो हमने निकाला, जो कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो आर स्क्वेयर डी एम है। ठीक है, इस डी एम मास का ये छोटा सा जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया है, लेकिन अगर ओवरऑल मास का हमने सेकंड मोमेंट ऑफ मास निकालना है तो उसकी वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ऑल स्मॉल मास एलिमेंट्स। ठीक है, और हमारे पास ये एक रिलेशन डिराइव हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर डी एम। इसमें इसकी जो यूनिट बनेगी, ऑब्वियसली जो इसका यूनिट बनेगा केजी मीटर स्क्वायर, और इसकी जो बनेगी यूनिट वो बनेगी मीटर 4। इस चीज़ को याद रखना है आपने। एरिया मीटर स्क्वायर, वाई स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये मीटर 4 बनेगी, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर बनेगी। ये बेसिकली दो जनरल टाइप्स थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनकी थोड़ी सी कैलकुलेशन अभी हमने ये कंप्यूट किया है। इसको मज़ीद डिटेल से एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पहले हम देखते हैं एक वीडियो में। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उसको साथ साथ एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक है, तो उसको देखते हैं, काफ़ी इसकी डिटेल हमें समझ आ जाएगी, इसकी एप्लीकेशन समझ आ जाएगी। तो पहले हम उस वीडियो की तरफ आते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। Let's say we have a plank of wood, which we would like to use to cross a canal. It has a rectangular cross-section, and so we could either use it like we have done here, or we could rotate it onto its side, like this. Intuitively, we can tell that the plank will be stiffer if the load is applied to the shorter side of the cross-section. Some cross-sections are much more efficient at resisting bending than others. The further the material is spread from the bending axis, the stiffer a cross-section tends to be. The cross-section on the right has more material located far from the bending axis, and so is better at resisting bending, even though both cross-sections have the same area. बेसिकली ये जो स्टिफनेस ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये डिपेंड करती है कि जो बेंडिंग एक्सिस से मटेरियल कितनी फार अवे डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब फॉर एग्जांपल लेफ़्ट साइड वाला जो बीम है, रेक्टेंगुलर बीम, वो उसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेंडिंग एक्सिस के काफ़ी करीब है, जबकि राइट साइड वाला ये जो हमारे पास नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बेंडिंग एक्सिस से काफ़ी दूर भी है। ठीक है, तो ये काफ़ी दूर होने की वजह से बेसिकली ये एक अच्छी स्टिफनेस और एक अच्छी रिजिडिटी बेंडिंग के केस में वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी तरीके से वो रहती है। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो अभी हमने थोड़ी पीछे जो डेरिवेशंस की हैं उसमें हम आपने देखा होगा बेंडिंग एक्सिस या एक्स एक्सिस से जितनी उसकी वैल्यू ज़्यादा आती है वाई की या वटेवर आर की, तो उसकी जो वाई की वैल्यू ज़्यादा आती है उससे उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाती है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू। ठीक है, तो जो कि इसकी स्टिफनेस को रिजिडिटी को ज़्यादा अच्छा बनाता है और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सेफ रहता है।
This concept of resistance to bending can be quantified by calculating the area moment of inertia, which is also sometimes called the second moment of area. The area moment of inertia reflects how the area of a cross-section is distributed relative to a particular axis, and so is a measure of how much resistance the cross-section has to bending. The I-beam locates the majority of the material as far as possible from the bending axis, and so is a very efficient cross-section. This is why it is so commonly used in construction. In this video, we're going to take a detailed look at the area moment of inertia. Let's start by seeing how it can be calculated for an arbitrary cross-section like the one shown here. The first thing to note is that the area moment of inertia is not a unique property of a cross-section. It quantifies the resistance to bending about a particular axis, and so its value changes depending on where we place this reference axis. We can approximate the area moment of inertia of a cross-section by splitting it into small elements. Each element contributes to the total area moment of inertia by a quantity equal to its area, dA, multiplied by y squared, where y is the distance to the reference axis, which is the x-axis in this case. We can sum up the values for all of the small elements to obtain the area moment of inertia for the entire cross-section. It is denoted by the letter I, and because the x-axis is our reference axis, we will give it the subscript x. We can define the area moment of inertia more precisely using integration, like this. And if the y-axis is our reference axis, we can calculate Iy in the same way. The area moment of inertia has the unit of length to the fourth power, and because of the squared term, it is. इसमें आप देखें ये जो फर्स्ट है ये उसी तरह सिमिलरली जैसे अभी हमने खुद डिराइव किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, तो वो वाई स्क्वायर जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय टी ए जिस पर्टिकुलर एक छोटे से एरिया को हमने एंटरटेन कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से लेके बेंडिंग एक्सिस जो कि एक्स एक्सिस है इस केस में, ठीक है, इसके अबाउट मोमेंट हमने लिया था 2 दफ़ा। तो इसी तरह अगर हम बेंडिंग एक्सिस वाई को कंसीडर कर लें, वर्टिकल एक्सिस को, ठीक है, तो वाई के अबाउट जो वो ये डी ए होगा, इसका वर्टिकल परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना वो ये वाला देखा जाएगा जो कि एक्स है, ठीक है, तो ये बेसिकली एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी ए बनेगा, ठीक है, आई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी ए, और अगर सारे एलिमेंट्स का करना तो इंटेग्रल हम ले लेंगे, ठीक है, तो मिलीमीटर 4 या इंच 4 या मीटर 4 व्हाटएवर जो भी इसका यूनिट हमने वो लेना है वो डिस्टेंस की पावर 4 में आएगा. It's always a positive quantity. Let's work through an example where we calculate the Ix and Iy values for a rectangular cross-section using those equations. We can consider that the rectangle is made up of multiple thin strips, which each have a height equal to dy. Each strip has an area equal to b times dy, which gives us the following integral. The limits of the integral are from the bottom to the top of the rectangle, so from negative h over 2 to h over 2. If we solve this definite integral, we end up with Ix being equal to b multiplied by h to the power 3 divided by 12. We can obtain the equation for Iy by switching the height and the width terms. So there you go. We just calculated the area moment of inertia for a rectangular cross-section using integration. तो इसकी ये कोई डिफ़िकल्ट ये डेरिवेशन नहीं है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रेक्टेंगुलर का निकालने के लिए. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये हमारे पास एक छोटा सा ना एलिमेंट है स्ट्रिप की शक्ल में, जिसकी वर्टिकल डायमेंशन डी वाई है, ठीक है, तो मतलब वर्टिकल डायमेंशन डी वाई है और इसकी लेंथ ऑब्वियसली बी के बराबर है, ठीक है. अगर इसका एरिया निकालना है इस स्ट्रिप का तो डी वाई मल्टीप्लाइड बाई बी होगा ऑब्वियसली, ठीक है, और इसका जो और इसके अलावा हमारे पास और एक्स एक्सिस के अबाउट लेट्स सपोज एक्स एक्सिस के अबाउट हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया,
ठीक है। सबसे पहले एरिया इसका जो है वो डी वाई मल्टीप्लाइड बाई बी, उस चीज़ को याद रखें, ठीक है। और इसका और इसके अलावा इस फार्मूले में हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो कि ये हमारे पास था बेसिकली वो था एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई डी ए, ठीक है, एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई डी ए। और डी ए जो यहाँ पर था वो बेसिकली डी वाई मल्टीप्लाइड बाई बी, डी वाई मल्टीप्लाइड बाई बी हमने लिख दिया, ठीक है। और वर्टिकल डिस्टेंस इसका वाई स्क्वेयर, ठीक है, एक्स स्क्वेयर नहीं सॉरी वाई स्क्वेयर है, वर्टिकल डिस्टेंस इसका वाई स्क्वेयर इंटू ये एरिया है। मतलब कहने का ये है कि हमारे पास ये एक बेसिकली हमने सबसे पहले डी ए की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, जो कि बराबर है टी वाई इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पर डी ए की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, डी वाई और बी जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है वो पहले आ गई, बाकी सेम एज इट इज वाई के साथ आ गया, ठीक है। और हमारे पास बेसिकली सारे एरिया को कवर करने के लिए जो इंटेग्रल लिमिट है वो -h/2 से लेके +h/2 तक है, क्योंकि टोटल h है, हाफ ऊपर और हाफ नीचे, ठीक है। तो हम इसे -h/2 से h/2 पर हम ये लिमिट हम लगा देते हैं और बाकी सेम एज इट इज़ है। और इस इंटेग्रल को सॉल्व करें तो by3, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 1/12 bh³ हमारे पास एक आंसर आ जाता है, जो कि आप फार्मूला पढ़ते रहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रेक्टेंगुलर का, ठीक है। तो इसको हम आगे फर्दर देखते हैं कि कैसे हमने प्रोसीड करना है आगे। The equation for Iy by switching the height and the width terms. So there you go. We just calculated the area moment of inertia for a rectangular cross section using integration. But calculating integrals can be difficult. So to help us out, area moment of inertia equations are often provided in reference text for a range of common shapes. A few examples are shown here. Usually the equations are provided for centroidal axes, which are axes that pass through the centroid of the cross-section. Remember that the centroid is the geometric center of a cross-section. XC and YC are called the centroidal axes. So what do we do if we need to obtain an area moment of inertia equation for an axis that is not a centroidal axis, but it is too difficult to calculate it using integration? Fortunately, there is a method we can use to calculate an adjusted area moment of inertia for any axis that is parallel to a centroidal axis, like this one. The adjusted area moment of inertia, Ix, can be calculated by summing the moment of inertia of the centroidal axis and the product of the cross-sectional area, A, and the square of distance d between both axes. This is called the parallel axis theorem. बेसिकली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी भी बॉडी का, तो अगर वो बेसिकली सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट होता है, ठीक है। वो मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी बॉडी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी हमारे पास बॉडी थी, ठीक है, और इसका डिस्टेंस ये हमारे पास y मौजूद था, ठीक है, y हमारे पास डिस्टेंस था। तो इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्स एक्सिस है इसके अबाउट हमने आई एक्स की कोई वैल्यू निकाली, आई एक्स या आई एक्स सी वट एवर, ठीक है, सेंट्रॉइडल एक्सिस, ठीक है, सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस जो है इसके अबाउट हमने एक वैल्यू निकाल ली थी, ठीक है। तो वो जो भी हमारे पास वैल्यू थी
वो हमने लास्ट टाइम वो याद रखी हुई है, 1/12 BH³ सारे के सारे एलिमेंट्स की आई है, ठीक है। और इंटेग्रल ऑफ y² इंटू जो हमारे पास आया था y² इंटू dy था शायद, ठीक है। तो मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है ना, वो हमारे पास हमने वो कंप्यूट किया, लेकिन वो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट है, हमारे इस एक्सिस या इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी और एक्सिस आउट ऑफ द बॉडी या कहीं पर और, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस जगह पर है, फॉर एग्जांपल इस जगह पर है एक्सिस कोई, फॉर एग्जांपल इस जगह है, इस जगह के अबाउट अगर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बेसिकली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, बॉडी का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस AD² के बराबर होगा, ठीक है। एरिया वो उसका बॉडी का जो एरिया है, और या वो किसी एलिमेंट का अगर ले रहे हैं तो वो उस एलिमेंट का एरिया, और मल्टीप्लाइड बाय D² परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बनेगा, लेट्स सपोज इस केस में ये D ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, तो वो D के स्क्वायर के बराबर होगा। Between both axes. This is called the parallel axis theorem. It's useful because we can take the equations found in reference texts for centroidal axes and adjust them to obtain the moments of inertia for any parallel axes. Let's look at an example. Earlier, we determined an equation for the area moment of inertia of a rectangular cross-section about an axis passing through the centroid of the rectangle. We can use the parallel axis theorem to calculate I for an axis shifted to the bottom of the cross-section. All we have to do is take the equation for I we derived earlier and add the area of the rectangle BH multiplied by the distance h over 2 squared. One useful property of area moments of inertia is that they can be added to and subtracted from each other. This means we can calculate the value of I for a shape like this by taking I for section A and subtracting I for section B. मतलब एक बॉडी है, उसके अंदर अगर होल है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम निकालना चाहते हैं तो टोटल पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लें, और उसके बाद जो अंदर होल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसमें से माइनस कर दें, तो हमारे पास टोटल जो रिजल्टेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आ जाएगा होल बॉडी का। If we are calculating I based on equations, we need to make sure that the equations we are using correspond to the correct reference axis. In the case of this T section, for example, we can't just add the I values for two rectangles given in a textbook, because these equations are for centroidal axes only. ये जो हमारे टेक्स्ट बुक में दी जाती हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, ये सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट होती हैं, बॉडी के सेंट्रोइडल एक्सिस, मतलब फॉर एग्जांपल जो इसके सेंटर से पास आउट हो रही होती हैं, ठीक है। आपने वो देखा होगा BH³/12, ये आपने रिलेशन पढ़ा हुआ, ठीक है। इसी तरह अगर कोई यहाँ पर है, ठीक है, ये नीचे वाले एक्सिस के अबाउट अगर कोई बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो वो बेसिकली BH³/3 है, जो कि अभी हमने ड्राइव किया है, अभी सिमुलेशन में होके गुजरा, ठीक है। इसी तरह IYC है अगर इस वर्टिकल के अबाउट, तो वो भी इसी तरह B³ H/12 हो जाएगा, जस्ट वैल्यूज़ जो है ना वो आगे पीछे राइट लेफ्ट हो जाएंगी, नथिंग एल्स। आप डिराइव भी कर लें तो आपको आ जाएगा। वो इसका IXC जो है, ठीक है, इसके अबाउट BH³/12 और IYC के अबाउट B³ H/12। इसी तरह ये दूसरे भी चेंज होंगे। ये J जो है ये भी बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है बेसिकली और किस तरह आता है। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि आपने सुना होगा, लेकिन वो किस तरह ड्राइव होता है इस पर भी बात करेंगे हम अभी। Used for two rectangles given in a textbook, because these equations are for centroidal axes only, and the reference axis doesn't pass through the centroid of the top rectangle. Fortunately, we can use the parallel axis theorem to overcome this.
If h and b are the height and width of the rectangles, the distance between the reference axis and the centroid of rectangle 2 is h1 plus h2 divided by 2. We can calculate I for the composite cross-section using the parallel axis theorem, like this. This is another reason the parallel axis theorem is really important. It gives us जैसे हमने बात की थी कि किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना, वो उनको मतलब फॉर एग्जांपल एक बड़ी बॉडी है, उसके दरमियान में सुराख है, तो बड़ी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट कर लें, बीच में जो होल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसमें से माइनस कर दो, हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। इसी तरह अगर ये दो बॉडीज़ हैं, ये बेसिकली टी जॉइंट है, लेकिन ये बेसिकली दो बॉडीज़ हैं, एक ऊपर रेक्टेंगल लगी है, एक नीचे वर्टिकली रेक्टेंगल लगी है, और क्वेश्चन ये है कि इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दें, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो बेसिकली पहली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दूसरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और प्लस अब जो लास्ट स्लाइड में हमने किया था, ठीक है, ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है, वो इसी तरह जो दूसरा है एरिया, ठीक है, जो ऑफसेट है बेसिकली, ठीक है, इसके अबाउट निकालना है। तो ये वाली जो हमारे पास है रेक्टेंगल, इसका बेसिकली सेंट्रॉइड यही वाला एग्जिस्ट करता है जिसके अबाउट हमने ओवरऑल निकालना है। ठीक है, तो इस पे a1 d स्क्वायर करेंगे तो वो ज़ीरो ही आएगा बेसिकली। ठीक है, ये पूरा फार्मूला बेसिकली था I1 प्लस I2 प्लस a1 d स्क्वायर प्लस a2 d स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह था, लेकिन यहाँ पर a1 d स्क्वायर जो होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि a1 की तो कोई वैल्यू है, लेकिन d जो डिस्टेंस है ना, वो इसी एक्सिस में से पास कर रहा है और वो ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, तो इस वजह से a1 d1 स्क्वायर जो है ना वो ज़ीरो होगा, a2 d2 स्क्वायर जो है ना उसकी एक वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू हमने निकाल दी। a2 जो है वो b2h2 है, b2 मतलब यहाँ ये इसकी b2 वैल्यू और h2 इसकी ये वर्टिकल वाली वैल्यू। ठीक है, इसी तरह इसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, जो कि h1 प्लस h2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है, और इसका स्केल लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है ना, उसकी मदद से हम एक कंपाउंड बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकालने की कोशिश किया है। ठीक है, कंपाउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मतलब कि दो बॉडीज़ अगर आपस में जॉइन है या दो तरह की शेप से मिलकर एक बॉडी पूरी बनी हुई है, तो उनको हम सब डिवाइड करके उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और रिजल्टेंट जो है ना हम वो इस तरह ऑफसेट अगर कोई चीज़ है, ठीक है, तो उसको हम इस तरह a2 d स्क्वायर की शक्ल में करके ओवरऑल इक्वेशन बना के हम पूरी बॉडी का फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ये अभी हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, एग्जाम्पल एक दो करेंगे, तो ये काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी वहाँ पर भी इंशाल्लाह। It's an easy way to calculate area moments of inertia for all sorts of different composite shapes. It's worth clarifying at this point that the area moment of inertia should not be confused with the mass moment of inertia, which is a parameter used to describe the resistance of a body to changes in rotational velocity. There are similarities in the way the two parameters are calculated, but they have different units in completely different uses. So, when might you actually need to use the area moment of inertia? Well, it is a particularly important parameter for the analysis of beams and columns. This equation, for example, defines the deflection of a beam for an applied bending moment, m. You will notice that the term EI appears in many equations. It is called flexural rigidity. It quantifies the resistance of a beam to bending. As we have just seen, I is the resistance due to the geometry of the beam cross-section, but the stiffness of the beam material also contributes to its total resistance to bending and is captured by Young's modulus E. Flexural rigidity also appears in the analysis of columns, where it can be used to calculate the critical buckling load.
Another important parameter related to the area moment of inertia that appears in the analysis of columns is the radius of gyration. It represents the theoretical distance at which we could condense the entire area of a cross-section into a narrow strip to get the same moment of inertia as the original cross-section. It can be calculated using this equation. So far, we have only calculated the area moments of inertia relative to the x and y axes. We can calculate a third area moment of inertia for a reference axis that is perpendicular to the plane of the cross-section. अभी तक हमने दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की थी, एक एक्स एक्सिस के अबाउट और एक वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये दोनों जो हैं इनका फर्स्ट और सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो फाइंड आउट किया जा सकता है इन एक्स एक्सिस के अबाउट भी और वाई एक्सिस के अबाउट भी। लेकिन इनटू द प्लेन जो है सॉरी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि थर्ड एक्सिस के अबाउट अगर कोई मूवमेंट जनरेट हो रहा हो तो उसको किस तरह डील करेंगे, वो बेसिकली वो जो मूवमेंट है वो थर्ड एक्सिस में, उसको पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, जो कि ऑब्वियसली अगर थर्ड एक्सिस में जा रहा है तो वो बॉडी की रोटेशन को डील करेगा, ठीक है, यानी कि बॉडी की ट्विस्टिंग को। और ये आमतौर पे आपने वो देखा होगा कि टॉर्जन वाले जो चैप्टर है हमारे टॉर्शन वाले, ठीक है, उसमें हम पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जे आई की जगह ना जे की वैल्यू यूज करते रहे हैं, वो इसी तरह होता है कि वो थर्ड एक्सिस में रोटेशंस को बेसिकली डील कर रहा होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम अपने टॉर्शन वाली चैप्टर में हम जे की वैल्यू यूज करते रहे हैं। Third area moment of inertia for a reference axis that is perpendicular to the plane of the cross-section. This quantity is called the polar moment of inertia, and it is usually denoted using the letter J. It represents the resistance of the cross-section to twisting about the reference axis. It is calculated in the same way as Ix and Iy, but using the distance ρ to the axis, rather इसको भी सेम उसी तरह ही हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन डिस्टेंस जैसा कि x के अबाउट अगर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना तो वो y लेते थे, इसी तरह अगर y के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना तो वो x लेते थे। लेकिन यहाँ पर हमने जो छोटी सी बॉडी का अगर वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं तो डिस्टेंस इसका वो c पॉइंट से लेंगे जो कि हमारा रो के बराबर होगा, मतलब वट जो भी इसका नाम रख लें, लेकिन वो हमारा जो थर्ड एक्सिस है ना उसके ओरिजिन से लेके बॉडी पॉइंट ऑफ कंसर्न तक का डिस्टेंस जो होगा ना वो हम लेंगे, उसका नाम हमने वैसे रो रखा हुआ। Then the perpendicular distance to the x or y axes, but using the distance ρ to the axis, rather than the perpendicular distance to the x or y axes. We can calculate J using integration, like this. Rho squared is equal to x squared plus y squared, so we can expand the equation. And by doing a little more work, we can figure out that J is equal to Ix plus Iy. This is known as the perpendicular axis theorem. Now, I figure out that, and by doing a squared plus y squared, यहाँ पे आप देखें जो रो है वो बेसिकली किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर ही हाइपोटेनस के बराबर आता है ना। ये ज्योमेट्रिकली हम थोड़ा सा इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, यानी कि पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम थर्ड एक्सिस में खुद जाने के बजाय वहाँ पे कैलकुलेशंस करने के बजाय हमारे पास क्योंकि एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ है, वाई की भी वैल्यू है, एक्स डायमेंशन और वाई की डायमेंशन की वैल्यूज़ हैं, तो हम इन दोनों डायमेंशन को यूज़ करते हुए ये रो की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसा कि ये अभी कर रहा है। Rho squared is equal to x squared plus y squared, so we can expand the equation. And by doing a little more work, we can figure out that J is equal to Ix plus Iy. This is known as the perpendicular axis theorem. तो इसमें जो दोनों टर्म्स आ रही हैं वो एक एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो उसकी वैल्यू आ रही है, और एक वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी वैल्यू आ रही है। The polar moment of inertia is mainly relevant for situations which involve torsion. Check out my video on torsion if you want to learn more about this.
To fully master the area moment of inertia, there is one last thing we need to cover, which is the rotation of the reference axes. We can use the transformation equations shown here to calculate moments of inertia for rotated axes. The IXY term in these equations is the product of inertia, and it is calculated using this equation. Rotating the reference axes works in a very similar way to transformation of stresses. ये देखें, हमने मोहर सर्कल में जैसा कि प्लेन स्ट्रेस केस और प्लेन स्ट्रेन केस में वो देखा था कि रोटेशन के बाद वो बेसिकली क्या होता है, उससे मिलती जुलती आपको इक्वेशंस ये नज़र आ रही होंगी। ठीक है, आफ्टर द रोटेशन जो हमारे पास स्ट्रेस के कंपोनेंट्स थे ना, वो इसी तरह की वैल्यूज़ आ रही थी। तो इसमें भी सेम उसी तरह की चीज़ है कि अगर आई एक्स की वैल्यू हमने मतलब स्टार्ट में निकाली है और बॉडी बाद में ट्विस्ट कर गई है, रोटेट कर गई है, तो फिर उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अबाउट एक्स एंड अबाउट वाई। ठीक है, नए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज़ क्या होंगी वो ये कंप्यूट की हैं। पूरी डेरिवेशन तो नहीं की, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। Rotating the reference axes works in a very similar way to transformation of stresses, which I covered in a video on stress transformation. ये स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन हमने वही पढ़ा है जो कि मोहर सर्कल से पहले हमने जो स्टार्ट किया। Because, like stress, the area moment of inertia is a tensor quantity. In fact, you can even use Moore's circle to determine moments of inertia for rotated axes, like you can with stresses. It has तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना, ये जो मोहर सर्कल इसका बनेगा, इसको हम इस तरह भी कंप्यूट कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है मतलब कि सिंपल एक्स एक्सिस के अबाउट या वाई एक्सिस के अबाउट, उसको हॉरिजॉन्टल पे ले लें, और इसी तरह आई एक्स वाई जो क्वांटिटी है, ये जो कंबाइन होकर आ रही है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में, उसको वर्टिकल में हम ले लें, तो हम ये एक मोहर सर्कल भी ड्रा कर सकते हैं। To determine moments of inertia for rotated axes, like you can with stresses. It has I on the horizontal axis, and the product of inertia, IXY, on the vertical axis. You can use Moore's circle to find the principal moments of inertia, which are the maximum and minimum values for any angle of rotation. That's it for what ended up. तो ये बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे काफ़ी एक हमारे पास लेक्चर हो गया हुआ है। ठीक है, तो होप इसमें कोई हमें इशू नहीं होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली दो तरह के हैं, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसी तरह एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। ठीक है, उसकी डेरिवेशन हमने की, कुछ एक्सप्लेनेशन हमने अभी वीडियो में डिस्कस किया। इसी तरह मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास बनता है, ठीक है, उसकी डेरिवेशन की और कुछ हमने वीडियो में डिस्कस किया। ठीक है, इसी तरह अक्सर लोग वैसे तो जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, वो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना, इसके अंडर आता है बेसिकली। ठीक है, कि ये जो चीज़ है सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के अबाउट हो सकता है या वाई एक्सिस के अबाउट हो सकता है, लेकिन ये थर्ड एक्सिस के अबाउट जब हम इसे लेने जब कोशिश करेंगे ना जाने की, तो फिर ये बेसिकली मतलब ये जब तक प्लेन में है एक्स और वाई में, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होगी ना वो आई की शक्ल में होगी। लेकिन जैसे ही ये प्लेन की बजाय थर्ड डायमेंशन में चले जाएगा, ठीक है, थर्ड डायमेंशन में चला जाएगा, ठीक है, तो ये बेसिकली पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो फिर ये उसमें ट्विस्टिंग वगैरह के केसेस में बेसिकली थर्ड डायमेंशन यूज़ होगी ना, तो उसमें ये जे की वैल्यू आएगी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आमतौर पे ये तीन टाइप्स भी बोली जाती हैं कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लेकिन आप चाहे दो ये जनरल टाइप्स रखें और इसके अंदर जो है ना वो 3D के केस में थर्ड डायमेंशन में जे की वैल्यू जो आएगी वो उसको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखें। ठीक है, अब हम आगे फर्दर जो है ना वो इसकी इंशाल्लाह एग्जांपल्स एक दो डिस्कस करेंगे ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरह ये एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना उसको कंप्यूट किया जाता है।